महत्वपूर्ण विषय है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न अवश्य ही आते हैं और इसके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो जनरल नॉलेज में भी आते हैं, इसलिए उनको जानना अति आवश्यक है। और आज इसके जो मुख्य बिंदु हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में समाहित किए हैं और इसमें मुख्य तत्व है ऊसर भूमि, कैसे इसको सुधारा जाए, कितनी ऊसर भूमि है, क्या कारण है ऊसर बनने के, और मृदा का गठन किन कणों से मिलकर बनती है, इन सब चीज़ों को आप जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप लोग देखिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त होती रहे। लेसन का नाम है मृदा गठन या मृदा कणाकार। मृदा कहते हैं मिट्टी को, और इसमें देखिए मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन, ये इसका पहला भाग है। मृदा गठन का मृदा उर्वरता से संबंध, मृदा परिच्छेदिका, ऊसर तथा ऊसर बनने के कारण, लवणों का उन्मूलन, जटिल लवणों का साधारण लवणों में परिवर्तन, ऊसर सुधार, अम्लीय तथा क्षारीय मृदा की तुलना, अम्लीय मृदा बनने के कारण, अम्लीय मृदा का सुधार। इन तत्वों का हम इसमें पढ़ेंगे, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकारों के कणों से बनी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, मृदा किससे बनी है अथवा मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, तो इसका जवाब है, अगर पूछा जाए मिट्टी अथवा मृदा कैसे बनती है तो इसका जवाब लिखा जा सकता है, मिट्टी अथवा मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनती है। तो यहाँ एक अच्छा सा प्रश्न उत्पन्न होता है और उसका सटीक जवाब तैयार है। फिर आगे बढ़िए, विभिन्न आकार के कणों को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। बालू तो आप लोग जानते ही होंगे, सिल्ट भी, और मृत्तिका मिट्टी को कहा जाता है। मृदा में इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। मतलब इन सब तत्वों का जो आपस में जुड़ाव होता है, आपस में बंधे होते हैं, उसको मृदा गठन कहा जाता है। तो कहते हैं कि मृदा गठन किसे कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए मृदा गठन किसे कहते हैं तो इसका जवाब होगा कि मृदा के इन तीनों प्रकार के कणों अर्थात बालू, सिल्ट और मृत्तिका का आपस में गठन या आपसी जुड़ाव ही मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन या कणाकार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कण एवं उनके आकार का अवलोकन निम्नलिखित तालिका से कर सकते हैं। और इस पाठ में हम खास बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। पूरे पाठ को डिक्टेट नहीं करेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अथवा जिस क्लास की ये पुस्तक है उस क्लास के बच्चों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कृषि विज्ञान, और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न उठता है, मोटी बालू का आकार क्या होता है। अगर पूछा जाए मोटी बालू का आकार क्या होता है तो देख लीजिए, आकार जो व्यास मिलीमीटर में है, 2.0 से 0.2। मोटी बालू का आकार होता है 2.0 से 0.2 मिलीमीटर। फिर बारीक बालू का आकार देखिए लिखा हुआ है। बारीक बालू का आकार क्या होता है। मोटी बालू, बारीक बालू, सिल्ट, मृत्तिका यानी क्ले, इन सब के बीच आप लोग अंतर समझ सकते हैं। बारीक बालू जो होती है यानी बहुत महीन बालू जो होती है उसका आकार होता है 0.2 से लेकर के 0.02 मिलीमीटर, और सिल्ट का आकार भी 0.02 से लेकर के 0.002 मिलीमीटर होता है। और मृत्तिका क्ले, इसका आकार देखिए इसमें 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। अब आते हैं देखिए विभाजन पर। मृदा का विभाजन कैसे करते हैं। मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन यानी बंटवारा कैसे किया जा सकता है। अब देखिए इसमें
गठन के आधार पर मृदा को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मतलब मिट्टी का नाम, किस मिट्टी में कितने प्रतिशत भाग बालू है, कितने प्रतिशत भाग सिल्ट है और कितने प्रतिशत भाग मृत्तिका है। बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, सिल्टी और चिकनी मिट्टी, ये 5 प्रकार हैं मिट्टियों के, 5 नाम हैं। और इनमें बालू का प्रतिशत क्या है, सिल्ट का प्रतिशत क्या है और मृत्तिका का प्रतिशत क्या है। अब यहाँ एक एक के बारे में हम नहीं बताएंगे, आपके सामने तालिका यानी टेबल आपके सम्मुख है, आप इसमें देख सकते हैं। और अगर पूरा एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही समय लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, मृदा गठन का मृदा उर्वरता से संबंध है। आप लोग मृदा गठन क्या हो जान गए कि मृदा जो यानी मिट्टी में जो कण होते हैं, सिल्ट, बालू और मृत्तिका, क्ले, इनका जो आपसी जुड़ाव होता है उसको मृदा गठन कहा जाता है। फिर मृदा उर्वरता मतलब उसका जो उपजाऊपन होता है, उसकी पैदावार मतलब बढ़ाने वाली क्षमता कि किस प्रकार की मिट्टी में खेती करने के लिए कौन सा गुण उसमें है, कितनी उसमें उपजाऊपन है, इसको दर्शाता है। तो इसको कहते हैं उर्वरता। तो इसको देखिए, मृदा गठन उर्वरा शक्ति को स्थिर रखता है। मतलब मिट्टी का जो आपसी जुड़ाव है, वो जो उपजाऊपन है मिट्टी का, उसको रोके रखता है और फसलों के पोषण में सहायता करता है, सहयोग करता है। और जिस मृदा के कण, जिस मिट्टी के जो कण होते हैं आकार में बड़े होते हैं, तो वो मृदा कृषि के लिए अच्छी नहीं होती, अनुपयुक्त होती है। हल्की मृदा गठन की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि उसमें भारी मृदा मिला दी जाए तो वो कृषि के योग्य बन जाती है। अच्छे गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या अधिक होती है। रंध्र का मतलब होता है छेद। इस प्रकार की मृदा में नमी एवं वायु संचार उचित मात्रा में बना रहता है। समुचित गठन वाली मृदा सूर्य के प्रकाश को सोखने की शक्ति रखती है और यह पादप वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। पादप का मतलब होता है पौधे। अच्छी गठन वाली मृदा में जीवाणु, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होती हुई पैतृक पदार्थ तक खड़ी ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इससे मृदा के निर्माण की शक्तियाँ तथा अपरदन का बोध होता है। पुरानी मृदाओं की परिच्छेदिका गहरी तथा नवीन निर्मित मृदाओं की परिच्छेदिका उथली होती है। ऊसर क्या है? ऊसर बहुत प्रचलित शब्द है। ऊसर बंजर अक्सर लोग बोलते हैं, परंतु आज जान लीजिए ऊसर है क्या। किस तत्व की उपस्थिति के कारण जमीन को ऊसर कहा जाता है? अगर पूछा जाए वह कौन सा तत्व है जिसकी वजह से भूमि ऊसर होती है, तो इसका जवाब है सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर होती है। सोडियम कार्बोनेट, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, सोडियम कार्बोनेट वह पदार्थ है जिसके कारण भूमि ऊसर हो जाती है। खेत में ऊसर भूमि छोटे या बड़े पैच के रूप में होती है और वहाँ पर सफ़ेद नमक या चूना सा फैला रहता है। जो लोग करीब से देखे होंगे ज़मीन को, वो जानते होंगे ज़मीन में सफ़ेद चूने सा पाउडर जैसा दिखता है, वहाँ जो है ऊसर ज़मीन होती है। और कहीं कहीं विशेष प्रकार की घास दिखाई देती है जिसे ऊसर घास कहते हैं। यह घास अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। इस भूमि में पेड़ पौधे या फसलें नहीं उगती। ऊसर भूमि में खेती नहीं होती है। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऊसर भूमि के और कौन कौन से नाम हैं? अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, ऊसर भूमि के अन्य नामों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो ऊसर भूमि के अन्य नाम हैं रेह, रेहस, रेहाला तथा कल्लर आदि। ये सब ऊसर भूमि के नाम हैं। अब आती है ऊसर की समस्या। ऊसर की समस्या से कौन कौन सी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं और भारत में कितनी भूमि ऊसर है, इन सब प्रश्नों के सटीक जवाब आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो पहला प्रश्न होता है, भारत में कितनी भूमि जो है वो ऊसर है? तो इसका जवाब है भारत में ऊसर भूमि 70 लाख हेक्टेयर है। पूरे भारतवर्ष में 70 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि
ऊसर है। तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऊसर है। अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन खेती योग्य भूमि घटती जाती है। बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन जुटाने के लिए ऊसर ज़मीन को खेती योग्य बनाना जरूरी है। अब यहाँ पर आप जानेंगे कि किन उपायों को किया जाए, किन तरीकों को अपनाया जाए कि जो ऊसर ज़मीन है वो खेती के योग्य बन जाए। तो अब यहाँ देखिए, अगर भारतवर्ष में, पहले आते हैं प्रदेश में अगर सारी ऊसर भूमि जो है सही हो जाए तो प्रतिवर्ष 6 करोड़ 90 लाख टन खाद्यान्न, मामूली चीज़ नहीं है, काफ़ी अधिक मात्रा है। 6 करोड़ 90 लाख टन खाद्यान्न जो है अधिक पैदा होने लगेगा और ये हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा। तो अगर अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो ऊसर भूमि है उसको सही कर लिया जाए तो प्रतिवर्ष 6 करोड़ 90 लाख टन खाद्यान्न अधिक प्राप्त होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में ऊसर भूमि पाई जाती है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन जिलों के नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि युक्त हैं। तो उत्तर प्रदेश में 17 जिले ऐसे हैं जहां ऊसर क्षेत्र अधिक है और इन 17 जिलों के नाम आपके सम्मुख हैं। बुलंदशहर, आप लोग अपने अपने जनपद का नाम देख लीजिए, कोई इनमें से किसी न किसी जनपद में बिलोंग करता होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये वह जनपद हैं जहाँ की ज़मीन ऊसर पाई जाती है। पहला है बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर और आजमगढ़। तो इन जनपदों में जो भूमि है वो ऊसर पाई जाती है। फिर ऊसर भूमि का प्रभाव, वो कौन सी वजह है, कौन सी समस्याएं हैं जो ऊसर भूमि के कारण उत्पन्न होती हैं। अब ऊसर भूमि का प्रभाव देखिए, ऊसर भूमि के जो दुष्प्रभाव हैं, जहाँ ऊसर क्षेत्र होता है वहाँ मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं। मकान के जो प्लास्टर हैं जल्दी गिरते हैं और ईंट धीरे धीरे गलने लगते हैं। ऊसर वाले गांव में कच्ची या पक्की सड़कें सभी टूटी उखड़ी और ऊबड़ खाबड़, हर प्रकार का इससे नुकसान ही होता है। वर्षा होने पर यह मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है जिस पर चलना मुश्किल होता है। यह भूमि कड़ी होती है जो पानी नहीं सोखती, जिससे बाढ़ आती है। ज़मीन पर कटाव होता है और नाले बन जाते हैं। ये सब ऊसर भूमि की समस्याएं हैं जो ऊसर भूमि के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ऊसर में उगने वाली घास अत्यधिक हानिकारक होती है। ऊसर भूमि में केचुआ आदि नहीं देखा होगा, कहते हैं केचुआ किसान का मित्र होता है और यह ऊसर भूमि में नहीं पाया जाता है। उसरीलेपन के कारण इसमें लाभदायक जीवाणुओं की भी कमी होती है और भूमि के पोषक तत्व जो हैं वो कम हो जाते हैं। ऊसर भूमि में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति फसलों एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इस कारण बीजों का जमाव एवं पौधों की वृद्धि यथोचित नहीं होती है। ऊसर भूमि पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ऊसर मिट्टी बहकर अच्छे खेतों को भी खराब कर देती है। इस प्रकार एक बार और हम रिवाइज करेंगे कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि में किन तत्वों को पाया जाता है, किन तत्वों के कारण भूमि को ऊसर कहा जाता है। तो वह भूमि जिसमें लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता होती है और ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देती है, फसलें जिसमें नहीं उगाई जा सकती हैं, उस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। अब ऊसर भूमि बनने के कारण, चूँकि ऊसर भूमि बनने के अनेक कारण हैं, जैसे खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, हवा और पानी आपस से मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं और मृदा में लगभग आधा भाग खनिज पदार्थ होता है। और इसके प्रकार हम बताते हैं कि जैसे कभी कभी अधिक जल भराव के कारण मिट्टी में निचली सतह के लवण घुलकर ऊपर आ जाते हैं। ऊसर भूमि बनने के कारण यह है कि अधिक जल भराव के कारण मिट्टी में निचली सतह के लवण
घुलकर ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण भूमि ऊसर बन जाती है। फिर है प्राकृतिक कारण। देखिए इसमें प्राकृतिक कारण में वर्षा की कमी, अधिक तापमान, मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवणयुक्त चट्टानों से होना। वर्षा की कमी, अगर कहीं किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो जो मिट्टी में घुलनशील लवण और क्षार पानी के साथ बहकर नष्ट नहीं होते हैं और मिट्टी के ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, भूमि ऊसर हो जाती है। अधिक तापमान की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी सतह की नमी बराबर नष्ट होती रहती है। केशिका प्रभाव के कारण निचली सतह के लवण और क्षार मृदा घोल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत पर इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब भूमि को ऊसर बना देते हैं। मिट्टी के निर्माण में क्षारीय और लवणीय खनिजों की अधिकता होती है और भूमि ऊसर हो जाती है। फिर ये भूमिगत जलस्तर अगर कहीं ऊंचा होता है तो वहाँ पर भी भूमि ऊसर हो जाती है। फिर भूमि के नीचे कड़ी परत का होना, कहीं कहीं बहुत कंकरीली परत होती है और इससे धरती का जल जो है नीचे नहीं जा पाता और वहाँ पर भूमि ऊसर हो जाती है। लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति अगर बनी रहती है तो मृदा के ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं और भूमि ऊसर हो जाती है। फिर है अप्राकृतिक कारण या मानवीय कारण। बहुत से ऐसे कारण हैं जो मानवीय कारण कहे जा सकते हैं, उनके कारण भूमि जो है ऊसर बन जाती है। जैसे जल निकास की कमी, कभी कभी विकास की प्रक्रिया में रेल पटरियों, नहरों, सड़कों, इमारतों और बांधों के कारण जब अवरोध होता है और वर्षा का जल बहकर नदी नालों में नहीं जा पाता, जल निकास अवरुद्ध हो जाता है, तो जल निकास के रुक जाने की वजह से भूमि ऊसर हो जाती है। कहीं कहीं अधिक सिंचाई होने की वजह से, नहर वाले क्षेत्रों में जहाँ अनियमित रूप से सिंचाई की जाती है तो निचली सतह के लवण व क्षार ऊपर आ जाते हैं। गर्मियों में जल वाष्पन से उड़ जाता है लेकिन लवण और क्षार ऊपरी सतह पर रह जाते हैं तो भूमि ऊसर हो जाती है। नहर वाले क्षेत्रों में जल का रिसाव अगर ज़्यादा होता है तो लवण और क्षार घुलकर ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर ज़मीन ऊसर हो जाती है। भूमि को पड़ती छोड़ना, भूमि खेती न करने से लवण और क्षार रिसाव द्वारा नीचे नहीं जा पाते और भूमि ऊसर हो जाती है। अगर वनों की अंधाधुंध कटाई होती है तो भूमि की ऊपरी परत खुल जाती है और भूमि पर लवण और क्षार एकत्र होने लगता है। अगर अत्यधिक उर्वरक जैसे सोडियम नाइट्रेट का अधिक प्रयोग होता है तो भूमि में क्षारीय लवणों की अधिकता हो जाती है। कहीं कहीं खारे पानी से सिंचाई होती है और ये भूमि को ऊसर बना देता है। अब इसके बाद आते हैं भूमि के प्रकार। ऊसर भूमि में ऊपर की परत जो होती है सफ़ेद, काली और भूरे रंग की होती है। फिर है इसके बाद लवणों का उन्मूलन, मतलब उनको दूर करना, हटाना। तो इसमें देखिए जो मृदा के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर लवणों का निर्माण या उनका सांद्रण बढ़ना शुरू होता है तो उन्हें भौतिक, रासायनिक व जैविक विधियों के द्वारा उनको समाप्त करने की प्रक्रिया की जाती है। उसी को उन्मूलन कहा जाता है। उन्मूलन का अर्थ होता है दूर करना। जटिल लवणों का साधारण लवणों में परिवर्तन, मतलब जो जटिल अर्थात कठिन है उनको साधारण में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है। ऊसर भूमि में सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एवं सल्फेट लवणों की उपस्थिति होती है और इनको फिर साधारण में परिवर्तित किया जाता है। और फिर ऊसर भूमि के सुधार देखिए क्या क्या उपाय अपनाए जाएं जिनके द्वारा इस भूमि का सुधार हो। उत्तर प्रदेश का जो कि बड़ा भाग ऊसर से प्रभावित है तो इसके लिए नहरी सिंचाई, जल निकास का अभाव, भूमि को पड़ती छोड़ना, इन सब कारणों से बढ़ता जा रहा है वो ऊसर भूमि का प्रसार। तो इसमें सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। तो जैसे इसके लिए क्या उपाय अपनाए जाएं, तो पहला है मेड़बंदी। मेड़बंदी इसमें ऊसर भूमि को सुधारने से पहले भूमि के छोटे छोटे प्लाट यानी खेत बनाकर ऊंची और मजबूत मेड़ बना दी जाती है और इस प्रकार वर्षा का पानी या सिंचाई का पानी जो है बहने नहीं पाता। फिर है समतलीकरण। ऊसर भूमि यदि ऊंची नीची है तो सुधार से पहले उसे समतल कर लिया जाता है। फिर है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए सुनिश्चित सिंचाई होना आवश्यक है, यानी बोरिंग पंप सेट का होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए प्रत्येक 4 हेक्टेयर पर एक बोरिंग पंप सेट स्थापित किया जाता है।
बोरिंग के साथ साथ प्रत्येक खेत तक पानी ले जाने के लिए सिंचाई नालियों का भी निर्माण करना पड़ता है। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए पानी को निकालने के लिए जो अतिरिक्त पानी है खेत में, उसको निकालने के लिए खेत में नाली बनाना चाहिए और इन नालियों को मिलाकर संपर्क नाली, जो खेत नाली से गहरी और चौड़ी बनाई जाती है, संपर्क नालियाँ मुख्य जल निकास नाले में मिला दी जाती हैं। फिर है जुताई। ऊसर भूमि को सही करने के लिए जुताई महत्वपूर्ण तत्व है और ऊसर भूमि को 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत को तैयार किया जाता है। सभी कार्यों को पूरा करने के बाद ऊसर सुधार कार्य करते हैं और उसमें ऊसर के प्रकार के अनुसार किस प्रकार का ऊसर है, किस प्रकार की ऊसर ज़मीन है, फिर उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियाँ अपनाई जाती हैं। फिर इसके बाद देखिए भौतिक विधियों में क्या करेंगे, इसकी जो ऊपरी परत है उसको 3 से 4 सेंटीमीटर खुरचकर मिट्टी को किसी नदी, नाले या तालाब में फेंक देते हैं और इसके जो ऊसर वाले तत्व हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसके बाद खेत दूसरा तरीका अपनाते हैं पानी भरकर, उसमें पानी भरकर खेत को नाली से बहा देते, इस प्रकार उसके तत्व जो है ऊसर वाले बह जाते हैं। फिर इसके बाद कई स्थानों पर फील्ड ड्रेन, लिंक ड्रेन, मेन ड्रेन यानी खेत नाली, संपर्क नाली और मुख्य जल निकास, इसको साफ कर देते हैं और यह ज़मीन जो है यहाँ की सुधरने लगती है। और फिर कहीं खेतों में अच्छी तरह से जुताई करके पानी भरते हैं, 1 सप्ताह तक खेत में पानी भरा रहने देते हैं। इस प्रकार उपस्थित जो उसमें घुलनशील लवण घुलकर भूमि के नीचे चले जाते हैं और भूमि जो है खेती योग्य बन जाती है। और अगला उपाय है कि ऊसर भूमि में ऊपरी सतह से नीचे 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य कंकड़ की परत पाई जाती है। तो इसमें इस भूमि में पास गड्ढे बना दिए जाते हैं या कड़ी परत यंत्र की सहायता से तोड़ दिए जाते हैं, तो ऊपरी सतह के नमक और क्षार रिसाव के द्वारा नीचे चले जाते हैं। यदि ऊसर भूमि में बालू या मिट्टी की एक परत डाल दी जाए, यानी एक अगर मिट्टी की परत उस पर डाल देते हैं तो कुछ हद तक ये सुधर जाती है। फिर आती है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियों में इसमें पहले मिट्टी की जांच कराई जाती है। मिट्टी की जांच करना अति आवश्यक है। मिट्टी की जांच करने पर उसकी प्रकृति का पता चलता है कि उसमें किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व की कमी है। उस हिसाब से उसकी मात्रा के अनुसार उसमें जिप्सम, पायराइट या गंधक आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इसमें। पहले आप जान लें जिप्सम क्या है, क्योंकि अगर ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा जिप्सम क्या है या कहाँ मिलता है, तो देखिए जिप्सम जो है खनिज मिश्रण है और यह राजस्थान में खुदाई करके निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 हेक्टेयर भूमि सुधार के 10 से 12 टन जिप्सम की आवश्यकता होगी। जिप्सम की मात्रा को बोरी के अनुसार खेत में ढेर लगाकर फिर समान रूप से बिखेर देते हैं। जिप्सम खेत में बिखेरने के बाद हल्की जुताई करके पानी भरते हैं। और यह कार्य कब करना चाहिए, ध्यान दीजिए, यह कार्य मई के अंत और जून के आरंभ में किया जाता है। खेत में 5 से 10 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए और इस प्रकार इसमें जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो छाया जिप्सम के साथ क्रिया करके घुलनशील अवस्था में चले जाते हैं। और गंधक के अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। फिर जैविक विधियों में शीरे का प्रयोग किया जाता है। चीनी मिल से निकलने वाले शीरे को क्षारीय भूमि में प्रयोग करके इसे ठीक किया जाता है। इसमें जो गंधक और रसायन जो होता है वो ऊसर भूमि के सुधार में सहायक होता है। और इसको प्रेस मड, चीनी मिल से प्रेस मड जो निकलती है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अगर डाली जाए तो इसमें सुधार होता है। कार्बनिक खाद जैसे गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती की जाए, इससे भी सुधार होता है। फिर ऊसर सहनशील फसलों और प्रजातियों की खेती। कुछ फसलें हैं जो ऊसर सहनशील होती हैं। भूमि सुधार के बाद लगातार कई वर्षों तक ऊसर सहनशील फसलों को किया जाए उत्पादन उनका, तो वो सही हो जाती है। फिर
के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाना चाहिए। फिर होती अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो होती है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखने में काली और अजीब दुर्गंध युक्त होती है और इसमें अड़सड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये अम्लीयता के कारण उत्पादन कम या बिल्कुल नहीं होते। तो ये होती है अम्लीय मिट्टी। फिर इसके बाद देखिए अम्लीय मिट्टी बनने के क्या कारण हैं, ये तो हमने बता दिया है कि इसमें फिर देख लीजिए अधिक वर्षों तक स्थानों में मिट्टी के कणों से क्षारक तत्व जो होते हैं वो घुल जाते हैं तो अम्लीय मिट्टी बनती जाती है। और अम्लीय मिट्टी को भी सुधारना आवश्यक है। इसके लिए चूने का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग। फिर जल निकास की उचित व्यवस्था, अम्लीय रोधक फसलों का उगाना, क्षारक उर्वरकों का प्रयोग, पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए इन उपायों को अपनाया जा सकता है। चूने की मात्रा जो होती है अम्लीयता पर निर्भर करती है। यदि मृदा अर्थात मिट्टी का pH 7 से कम है तो अधिक चूने की आवश्यकता होती है। साथ ही चूने की किस्म पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः 1 से 4 टन चूने की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। और दलदल या पानी रुकने वाले स्थानों में जल निकास की उचित व्यवस्था करने से मिट्टी की अम्लीयता नष्ट हो जाती है। उसके बाद उसमें चूना मिलाना चाहिए। और अधिकांश कृषि फसलों के लिए अम्लीय मिट्टी बिल्कुल अनुकूल नहीं होती है। फिर भी कुछ फसलें हैं जो अम्लीय मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अम्लीय मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ अम्लीय मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में प्याज, पालक, कद्दू, जौ, सेम, गाजर, आलू, टमाटर, बाजरा, ज्वार, लौकी और तरबूज, इन सभी को अम्लीय मिट्टी में उगाया जा सकता है। इस प्रकार यह कृषि विज्ञान 8th क्लास का पहला पाठ था और हमारी अगली वीडियो में आपको दूसरे पाठ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।